57 वर्ष, लेकिन राजनीतिक करियर 41 वर्षों का। मैं 17 वर्ष की उम्र में राजनीतिक करियर में अगर बात करें तो पहली सीढ़ी पर कदम बढ़ा दिया। पिता हिमाचल रोडवेज में बस ड्राइवर हुआ करते थे, लेकिन आज बेटा हिमाचल प्रदेश की ड्राइविंग सीट में है, यानी राज्य का स्टीयरिंग व्हील जो है वो उनके हाथ में है। आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं और भारत एक्सप्रेस पर ये एक्सक्लूसिव बातचीत है हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। अगर बीजेपी ये दावा करती है कि उसने एक चाय वाले को पीएम बनाया है, तो कांग्रेस भी आज स्थिति में है कि कह सकती है कि एक रोडवेज बस ड्राइवर के बेटे को उसने सीएम की कमान दी है। सुक्खू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल तो मैं यही कहूँगी, पिछले 1.5 महीने में आपकी सरकार की अगर बात करूं, कैसी चल रही है? आप अपने कामकाज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार ठीक चल रही है। कामकाज तय करना तो जनता के हाथ में होता है। हमारा ध्येय तो अपना कर्तव्य करना है और दायित्व का निर्वाह करना है। दबाव कितना है आप पर? कोई दबाव नहीं है। मैं राजनीतिक जीवन में कोई ज़्यादा दबाव रखता नहीं हूँ। मैं काम पर विश्वास करता हूँ और मुझे जो लगता है कि ये काम ठीक है और ये होना चाहिए, समाज के आम आदमी तक इसकी पहुंच पहुंचेगी, उस फैसले लेने में कोई देरी नहीं करता। आप काम की बात कर रहे हैं, ओपीएस पर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी क्योंकि इस पर बहुत चर्चा हुई है। इकोनॉमिस्ट ने भी बहुत तरह की प्रतिक्रिया दी है। लेकिन आपने जो अनाथ बच्चों के लिए अपनी तरफ से एक बड़ा सकारात्मक कदम उठाया है, बड़ी योजना आपने शुरुआत की, मैं चाहूँगी उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं और आपका गोल, आपका ध्येय क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद एक परंपरा थी। वो परंपरा थी कि मुख्यमंत्री जी सचिवालय जाते हैं और सचिवालय में अधिकारी और कर्मचारी उनको प्रोटोकॉल के तहत एक सम्मान करते हैं। मैंने कई बार चुनावों से पहले कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो पहली व्यवस्था तो उस समय शुरू हुई जब मैं मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मेरे मन में विचार आया, तो मैं अनाथ बच्चों के बालिका आश्रम में गया। उन्होंने अनाथ बच्चों से मिला, उनसे सीखा और उनके भाव को मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया उनका भाव। और जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने उस समय निश्चय किया कि एक ऐसी योजना हम इनके लिए बनाएं जिनसे उनको किसी की दया दृष्टि पर निर्भर ना रहना पड़े। उस दृष्टि से हमने पहली योजना बनाई कि सुख आश्रय सहायता कोष। उस कोष में हमने तकरीबन 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। सभी विधायकों ने अपनी एक लाख रुपया उसमें दिया और मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने अपनी पहली सैलरी उस कोष को शुरू करने के लिए दी। भावार्थ क्या है? जब कोई बेटी या बेटा 18 साल की उम्र करके +2 के बाद पढ़ जाता है और आगे पढ़ाई करना चाहता है, तो हमने ऐसी योजना लाई जिसमें अनाथ बच्चा अगर आईआईटी में जाता है, एमबीबीएस करना चाहता है, पॉलिटेक्निक करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है या कोई और शिक्षा प्रोफेशनल करना चाहता है, उस सारी फीस का पैसा सरकार देगी। अगर कहीं हॉस्टल में एडमिशन होती है वो सरकार देगी। उसे कपड़े के लिए 10,000 रुपया साल का सरकार देगी। उसको पॉकेट मनी के लिए 4,000 रुपया सरकार देगी। उसको घूमने के लिए ये बाई ईयर फैसिलिटी सरकार देगी। और उसको रहने के लिए जो वो घूमने के लिए जाता है, जिस प्रकार हम अपने परिवार में जाते हैं ना बच्चों को लेके कि चलो हम घूमाते हैं, गोवा चले गए, केरला चले गए, उस प्रकार की सुविधा सरकार देगी, बाई ईयर देगी। और जो उसे 3 स्टार फैसिलिटीज़ में ठहरने की सुविधा भी प्रदान करेगी। ऐसा क्यों है? कई बच्चे पढ़ना चाहते तो कई हमारे जो धनवान व्यक्ति होते हैं बोलते कि मैं इस बच्चे को पढ़ा देता हूँ। वो उसकी मर्जी पर निर्भर रहता है। उस दया भाव से निकाल कर मैं उनको आत्मसम्मान और स्वाभिमान की दृष्टि से हमने सरकार ने ये योजना लाई और मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें हमने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया। और इन्हें फेस्टिवल जब होती है, दीपावली का होगा तो फेस्टिवल अलाउंस देगी 500 रुपीज़। होली होगी, दीपावली होगी, शिवरात्रि होगी, जो भी फेस्टिवल अलाउंस होते हैं उस बच्चे के भाव की कदर करते उसे फेस्टिवल अलाउंस उसके अकाउंट में चले जाएंगे। तो दृष्टिकोण क्या था? दृष्टिकोण ये है कि उन्हें ये महसूस ना हो कि मुझे अगली पढ़ाई पर इस जो मुझे दया भाव से मेरी फीस दे रहा है मुझे उस पर निर्भर ना रहना पड़े। इसलिए सरकार ही माता और सरकार ही पिता के नारे को करते हुए
हमने 6,000 अनाथ बच्चों को अपनी योजना के तहत लाया है। बहुत अच्छा। आपने जिस तरीके से अपनी पूरी योजना के बारे में डिटेल में बताया और 6,000 बच्चों को आप कह रहे हैं इसका फ़ायदा होगा, अपने आप में ये सराहनीय है। दूसरा जो आपका डिसीजन ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, जो आपके मैनिफेस्टो का भी हिस्सा रहा और जिस पर एक बड़ी पॉलिटिकल बहस भी रही है, आपकी तरफ से अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में उसे लेकर बड़ी बातें भी कही गई, लेकिन सर उसे लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, आलोचना हो रही है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया वो ये कह रहे हैं कि ये तो रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है या ये जो चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, आप क्या कहेंगे इस पर, एक सूबे के सीएम होने के नाते? राज्य एक वेलफेयर राज्य होता है, वेलफेयर स्टेट होती है। जनता का भला करना राज्य का दायित्व होता है। मैं अर्थनीति के तहत ही कह रहा हूँ। हो सकता है कि जो इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उन पर कोई राय नहीं व्यक्त करना चाहता, लेकिन एक सामाजिक दृष्टिकोण और मानवीय दृष्टिकोण देखा जाए तो जो व्यक्ति 30 साल तक जिस राज्य की सेवा करता है, जो सरकारी कर्मचारी वो अधिकारी जिसने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, वो जब 60 साल बाद रिटायरमेंट पर जाएगा, उस दृष्टि से उसको हम इकट्ठा पैसा तो दे सकते हैं, लेकिन वो खर्च हो जाता है। लेकिन एक श्योर्ड इनकम का गारंटी ओपीएस बहाली के रूप में हमने दी। मकसद क्या है? मकसद है कि जिसने 30 साल राज्य की सेवा की, 60 साल बाद उसको पेंशन मिले। हर महीने उसको ये विश्वास पैदा हो कि मुझे इतने पैसे सरकार की तरफ से उपलब्ध होंगे। हर महीने जब उसको अश्योर्ड इनकम होगी तो उसका जीवन जब तक उसकी सांस है तब तक वो आराम से काट सकता है, यानी 70 साल 80 साल। अब उस दृष्टि को अपनाएं कि हमें इन्हें सामाजिक सुरक्षा और मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखना है, या उस दृष्टि को अपनाएं जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि इससे डिजास्टर्स हो जाएगा। क्या है? इस राज्य की सेवा करना ही हमारा धर्म है। हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। दायित्व हमारा ये बनता है कि जो राज्य में रहने वाले लोग हैं उनकी सेवा कीजिए। जो भी धन आएगा वो हम करेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हमने पहले इसका इंतज़ाम किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को हमने ओल्ड पेंशन लगाकर उनका सम्मान दिया है। इसलिए दिया कि सामाजिक दृष्टि से मजबूत बने। आप ही का स्टेटमेंट था 75,000 करोड़ रुपए बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी आपके ऊपर छोड़ गई। तो जो मोंटेक सिंह अहलूवालिया या दूसरे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, उनका सवाल ये कि पैसा कहाँ से आएगा। एक और बड़ी बात जो मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कही थी, उन्होंने ये कहा था कि इसका असर अभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन 10 साल बाद राज्य जो है, राज्य की आवाम जो है, उसे इसका एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, मैं एक चीज़ कह दूँ आपको, 4 साल में हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। अब मेरी बात याद, और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रदेश होगा। मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ। हम लोगों ने फील्ड का अनुभव भी प्राप्त किया है, शिक्षा का ज्ञान भी प्राप्त किया है, और जो अनुभव हमने प्राप्त किया है उस अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अर्थशास्त्री तो हम हैं नहीं, लेकिन अर्थनीति को अच्छी तरह समझते ज़रूर हैं। उस दृष्टिकोण से हम बहुत जल्दी ही बहुत बड़े बदलाव लाने जा रहे हैं। हम खर्चों में कटौती करेंगे, फिस्कल डिसिप्लिन लाएंगे, जो डिलीवरी होनी चाहिए उस डिलीवरी को समाज के अंतिम तक व्यक्ति तक पहुँचाएंगे। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना ज़रूरी है। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना ज़रूरी है। तो उस दृष्टि से हम हिमाचल प्रदेश को एक समृद्ध प्रदेश बनाएंगे, सुंदर प्रदेश बनाएंगे। सुंदर तो वैसे ही है। प्राकृतिक सौंदर्य की बात की जाए तो सबसे अधिक सुंदरता हिमाचल प्रदेश में है। स्नोबॉन्ड एरिया जो है वो स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा है। ये किसी ने अभी देखा नहीं है। इस दृष्टि से हमने अभी आने वाले समय में 4 वर्ष लगेंगे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। हम वो कार्य करेंगे। आपने 300 यूनिट फ्री देने की भी बात की थी। उस वादे पे आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? 300 यूनिट फ्री देना हमारे हिमाचल जैसे राज्य के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान का एक ही राज्य है जहाँ बिजली सरप्लस है।
आम आदमी पार्टी दिल्ली की और पंजाब की बिजली खरीदती है, फिर अपने लोगों को देती है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां हम बिजली को बेचते हैं और 1400 करोड़ रुपया हम बिजली बेचकर कमाते हैं। क्या करते हैं? 1400 रुपया बिजली बेचकर हम कमाते हैं। तो 300 यूनिट देना तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि हम स्वावलंबन की तरफ कैसे बढ़े, उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। तो हम जल्दी जो हमने वादे किए उसको तो पूरा करेंगे और आने वाले समय में और भी वादे पूरे करेंगे। और 5 लाख नौकरियां यानी हर साल 1 लाख नौकरी, उसे लेकर आपका क्या प्लान है? अरे रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, वो तो देंगे ही। हम ओपन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। आओ, लगाओ और निश्चित होकर कमाओ और हिमाचल के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाओ। इस नीति के तहत कोई भी उद्योगपति आ सकता है। सभी परमिशन ने हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लेगा और सारे कार्य जो है वो जो उद्योगपति है वो करना शुरू कर दे कि अपना कार्य करें। सेंटर के साथ कैसे रिश्ते हैं? कोई शिकायत है? अभी तो ज़्यादा तो दिन हुआ नहीं, 1.5 महीना हुआ है। अभी तो मैं खुद मुख्यमंत्री बना हूँ। सेंटर के साथ तो मैं अभी ज़्यादा किसी को मिला नहीं, क्योंकि मैं अपना दायरा अपने छोटे से हिमाचल प्रदेश में ही रखना चाहता हूँ। लेकिन सेंटर से आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे, उम्मीदें होंगी, तो आपकी देखिए, उम्मीद? सेंटर किसी एक पार्टी का नहीं है, सेंटर राज्यों का है। यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स जो है वो यूनियन का भाग है, वो राज्यों का है, वो पार्टी विशेष नहीं है। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो राज्य का होता है। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं है, वो देश का होता है। तो मुख्यमंत्री राज्यों का होने के बाद और देश के प्रधानमंत्री को सोचना पड़ता है कि मुझे उस राज्य को भी विकसित करना, ताकि देश की जब सभी राज्य समान रूप से आगे बढ़ेंगे तभी देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अब आपसे कुछ पॉलिटिकल सवाल है। आप मंजे हुए खिलाड़ी, जैसा कि मैंने अपनी शुरुआत में ही कहा, राजनाथ सिंह ने कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश में भी आई और आपको उसे लेकर रिस्पॉन्स भी देखने को मिला। उन्होंने कहा राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत है, और राहुल गांधी जब ये यात्रा कर रहे हैं तो वो नफरत कहाँ दिखाई दे रही है? दरअसल इस भाव को आप इस तरह ना प्रकट कीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में कुछ समय से नफरत का भाव प्रकट हो रहा है। ये देश विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्मों का देश है, अनेकता में एकता का देश है, उसमें कहीं कमी आ रही है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने इस यात्रा को शुरू किया। भाव क्या था कि देश में जो ये हिंदू मुस्लिम, ये धर्म वो धर्म के जो नफरत का जो भाव कम बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए उन्होंने यात्रा की। उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी यात्रा करने की? वो तो एक प्रधानमंत्री के पोते थे, एक प्रधानमंत्री के बेटे थे, और उन दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। विश्व में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां दो प्रधानमंत्रियों ने, एक ही परिवार के दो प्रधानमंत्रियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। तो उनके मन में भाव आया कि मेरे दादा ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया, मेरे पिता ने इस देश की एकजुटता के लिए अपने शरीर के टुकड़े करवा दिए, बम से उन्हें उड़ा दिया। तो मुझे ये जो नफ़रत बढ़ रही है इसको कम किया जाए, इसलिए उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की। उसको किसी ने राजनीतिक रंग देना देते रहे। 10 किलोमीटर पक्की सड़क पर चलने से पैरों में छाले पड़ जाते हैं, वो तो 3000 किलोमीटर चले। क्यों चले? क्या जरूरत है उनको? कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा, मन में जब भाव आ जाता है, तो वो उस कार्य को उन्होंने अंजाम दिया। बीजेपी कह रही है ये यात्रा भारत जोड़ने के लिए नहीं, ये तो पार्टी जोड़ने के लिए है। आप क्या कहेंगे पार्टी का एक वरिष्ठ नेता होने के नाते? देखिए, बीजेपी कुछ कहे, उनकी बातों का हमें जवाब क्यों देना है? क्योंकि जिस बात में तर्क ही नहीं है, उस बात का जवाब देने का औचित्य कोई नहीं है। तर्क वाली बात करिए ना, तो मैं बात करता हूँ। नहीं तो ये तो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का आरोप है, वो ये कह रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स तो लगाएंगे ही, बोलने को कुछ नहीं है। कुछ है उनके पास? तो बोलने को कुछ नहीं है। वो तो छद्म राष्ट्रवाद को लेकर चले गए। उनके किसी नेता ने बलिदान नहीं दिया है।
जिस राष्ट्रवाद की वो परिभाषा गढ़ना चाहते हैं वो छद्म राष्ट्रवाद है। तो इसलिए किसी बयान में तर्क हो, सिर्फ ध्यान बांटने के लिए बयान देना है, इस प्रकार की राजनीति अच्छी नहीं है। एक सवाल जो है वो ये है कि जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव थे तो आपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तब राज्य में नहीं आई थी, तब प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने जो कैंपेन थी उसको थामा हुआ था। हिमाचल प्रदेश में जो आपको सक्सेस मिली, आप उसके लिए कितना क्रेडिट प्रियंका गांधी वाड्रा को देंगे? नहीं तो मैं तो पूरा ही क्रेडिट दूंगा प्रियंका नहीं, वो गांधी तो आपने भी ग्राउंड वर्क किया ना सर। नहीं, हम लोगों ने किया है। देखिए क्या होता है, कोई इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का जो चुनाव होता है उसमें कैडर मूवमेंट होती है। कैडर मूवमेंट कैसे होती है? जब कोई राष्ट्र स्तर का नेता आता है, हम तो भीड़ इकट्ठी कर सकते, उसको मूव करवाना चुनावों से पहले वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्षमता का परिचय देता है। प्रियंका गांधी ने इस क्षमता का परिचय दिया। कैडर मूव हुआ, उन्होंने 6 रैलियाँ की और उसके बाद हमारा कार्यकर्ता एक्टिवेट होता है। ये किसी नहीं, सभी पार्टियों का होता है। चाहे मोदी जी रैली करें, वो कैडर मूवमेंट के लिए आते हैं, वो वोट डलवाने नहीं आते, अपने कैडर को दिशा देने आते हैं। तो प्रियंका गांधी जी ने वहाँ दिशा दी, क्योंकि वो एक ऐसा राज्य है जहाँ 97% हिंदू राज्य है और हिंदू राज्य में हिंदू विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने का ढोंग कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा नहीं करते। उस हिंदू राज्य के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा का हराकर कांग्रेस की हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाया, कांग्रेस की भी हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाया। कौन सी विचार हिंदुत्व की? कांग्रेस पार्टी की क्या विचारधारा है? इंसानियत का, हर धर्म का सम्मान करना, इंसान को इंसान से प्यार की भाषा सिखाना, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो जैसी यात्राओं के द्वारा नफरत का भाव काम करना, ये इंसानियत की कांग्रेस की हिंदुत्व की विचारधारा। लेकिन बीजेपी तो कहती है कांग्रेस पार्टी नकली हिंदू है, राहुल गांधी को जनेऊ पहनना नहीं आता है। नहीं, नकली और असली शब्द तो इनके आगे लगने ही नहीं चाहिए। ये परिभाषा शब्दों की नहीं है, ये भावनाओं की परिभाषा है। अगर आप ये बोले कि नकली है, ये नकली लड़की है, ये नकली असली लड़की है, ये शब्दावली नहीं अच्छी लगती। पता नहीं कैसे ये शब्दावली को गढ़ते हैं। मेरा दृष्टिकोण ये है कि हमें समझना पड़ेगा, ये देश अनेकता में एकता का देश है, विभिन्न विचारधाराओं का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है, समावेश होता है इसमें। और जो हिंदू संस्कृति है वो भावनात्मक रूप से एक दूसरे को जोड़ने की संस्कृति है। लेकिन सुक्खू सर, आप ये मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी छवि उकेर दी गई है जिसमें कांग्रेस पार्टी को एंटी हिंदू प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है? और जब ये बात मैं आपसे कर रही हूँ तो मैं आप ही की पार्टी के एंटनी साहब हैं, उन्हीं की जो रिपोर्ट है, उन्होंने खुद ये कहा कि कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व पर अगर रहेगी तो नरेंद्र मोदी को फायदा मेरा होगा। मानना है कि हम हिंदू राज्य से आते हैं। 90% 97% हमसे बड़े हिंदू कौन हो सकते? उस विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी की जिस विचारधारा को अपनाया उसको ठेस पहुंचाई है। ये तो वक्तव्य ऐसे देना, कोई धर्म आपको बस में लड़ना नहीं सिखाता। सभी धर्मों का एक मत होता है, सोच एक होती है, विचार एक होता है, तरीके अलग अलग है प्रकट करने के। आपने सोनिया गांधी जी के साथ काम किया, आपने राहुल जी के साथ भी काम किया और आपने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ भी काम किया। ईमानदारी से ये बताइए, इन तीनों नेताओं की लीडरशिप में जब ये लीड करते हैं तो आपको क्या फर्क महसूस होता है? क्योंकि आज जो आप बात कहेंगे उससे हमारे व्यूवर्स को अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि तीनों लीडर्स किस तरह से सिमिलर या अलग हैं। मैंने राजीव गांधी जी के साथ भी काम एग्जैक्टली जब देश को 18 साल का वोट देने का अधिकार राजीव गांधी जी ने इस देश को दिया, जब महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% का चुनाव लड़ने का अधिकार 73वें और 74वें संशोधन द्वारा महिलाओं को दिया, मैंने उन राजीव गांधी जी के साथ भी काम किया। तीनों में एक भाव है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका, कि इस देश के लिए हम कुछ कर सके। हमारे दादा ने किया, हमारे पिता ने किया। सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को
आज़ादी के लिए आज़ादी दिलाई है, और देश में सुई तक नहीं बनती थी, इस देश को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने बनाया। इन तीनों में एक ही समानता है कि देश आगे बढ़े, देश का नाम रोशन हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी है, चाहे वो प्रियंका गांधी जी है, चाहे राहुल गांधी जी है। भाव एक है कि ये देश जिसको मेरे परदादा ने पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू दिया, दादा के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री दी, और पिता के रूप में राजीव गांधी जैसे देश का युवा प्रधानमंत्री दिया, जिसने कंप्यूटर क्रांति लाई और 21वीं शताब्दी में देश को पहुंचाने के लिए जो आज विचार उन्होंने उस समय रखे थे, आज देश आगे बढ़ा। ये भाव है दिनों में, कोई ऐसा भाव अच्छा, नहीं। ये ऐसी लड़ाई नहीं है जैसे कि बार बार इस तरह से रिपोर्ट किया जाता है कि सोनिया जी जो हैं वो जो ओल्ड गार्ड है उसके फेवर में है, और राहुल और प्रियंका जी जो हैं युवा नेताओं के फेवर में है, तो एक क्लैश चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। ये कोई क्लैश नहीं होता। राजनीति में कोई आदमी क्लैश की बात नहीं करता। अपने विचार को किस रूप में व्यक्त करता और किस रूप में मीडिया उसको उठाता, वो उसका वक्तव्य होता। तो कांग्रेस पार्टी के बुजुर्गों और युवाओं में कोई लड़ाई नहीं है? देखो, बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं का जोश जब मिलकर ही काम करते हैं ना। अब मैं हमारी कैबिनेट में 82 ईयर्स के सबसे बड़े बुजुर्ग मंत्री मिलकर काम कर रहे हैं ना। नहीं, लेकिन एक बात जो आपकी पार्टी से नेता गए उन्होंने ये कही, चाहे वो ज्योतिरादित्य हों, जितिन प्रसाद हों, इन सब ने एक बात कही कि युवा जो चेहरे हैं उनकी अनदेखी की जाती है कांग्रेस पार्टी में, सुनवाई नहीं होती कांग्रेस पार्टी में। उनसे आप क्या कहेंगे? मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ। मेरे तो राजनीति में कोई नहीं था, पार्टी ने मुझे सुनवाई की, सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सीआर से सीएम तक की कुर्सी पर पहुंचाया, संगठन से सत्ता तक की कुर्सी पर पहुंचाया। तो दृष्टिकोण साफ है, वक्तव्य देने का तरीका अलग हो सकता। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, ना इच्छाएं मरती है। इच्छाएं जिंदा भी रहनी चाहिए, तभी आदमी उस दिशा में आगे भी बढ़ता। तो ये कांग्रेस पार्टी पे जो आरोप लगते हैं, बीजेपी कहती है हम तो आइडियोलॉजी से चलने वाली पार्टी हैं, और कांग्रेस जो है वो भाई भतीजावाद से चलती है। आपकी स्टोरी आपने खुद भी कहा, और जैसे कि मैंने अपनी शुरुआत में ही कहा कि एक कॉलेज लेवल से शुरुआत करके सूबे के सीएम तक जाना, ये जो पूरी ग्रोथ है ये बहुत ऑर्गेनिक है। इसमें ऐसा नहीं कि आपका इतना लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है कि आज आप सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में इस तरह की केसेस की फिलहाल कमी है जो आरोप बीजेपी को मौका मिल जाता है आरोप लगाने का? देखिए, बीजेपी आज बीजेपी नहीं रही है। जब वो ओपोजिशन में थी तब वो बीजेपी थी। आज बीजेपी की विचारधारा कमजोर होती गई है, व्यक्ति विशेष विचारधारा का स्वरूप बन गया है। पावर ड्रिवन पॉलिटिक्स में वो ज़्यादा हो गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवन पॉलिटिक्स उनकी कमज़ोर हुई है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उनका भी हमारी सत्ता पावर ड्रिवन पॉलिटिक्स ही चलती थी, ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवन पॉलिटिक्स नहीं चलती थी। आज कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवन पॉलिटिक्स से आगे आ रही है, समय लगेगा। तो जब आप कहते हैं बीजेपी पावर ड्रिवन पॉलिटिक्स से चल रही है, आप 1% सेंट्रिक होने की बात कर रहे हैं? यस, मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे चल रही है। फैसले लोकतंत्र में सामूहिक होते हैं, सामूहिक फैसलों में कहीं ना कहीं कमी बीजेपी में नजर आ रही है। आपको लगता है सिर्फ कौन लेता है फिर आपके हिसाब से? मैं पार्टी ये में नहीं कह फैसले? सकता, उनका आंतरिक मामला है। पर आज वो सत्ता के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, संगठन के सहारे नहीं हो पा रहा। पहले बीजेपी जब ओपोजिशन में थी तो संगठन के सहारे चलती थी, संगठन के विषयों पर चर्चा होती थी। सुखू साहब, मैं जो समझ पाई आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी में फिलहाल लोकतंत्र की कमी है, और आपकी पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक पार्टी है, और जो आरोप बीजेपी लगाती रही कि एक परिवार के कंट्रोल में ये पार्टी है या परिवार के पास रिमोट है, अब उस आरोप से पार्टी मुक्त हो चुकी है। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं है, ये तो आप कह रहे हैं। जी, उसी नहीं, मैंने बोला वो सत्ता के सहारे चल रही है, मैंने परिवार की बात नहीं, मैंने बोला नहीं, वो बीजेपी का आरोप। हाँ, बीजेपी सत्ता के सहारे चल रही है। अरे बीजेपी हमारे परिवार पर आरोप लगा रही है, वो उनकी सोच है, वो उनका दृष्टिकोण है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज की डेट में अगर बीजेपी के नेतृत्व से भी पूछा जाए तो बोलेगी कि हम तो सत्ता के सहारे चल रहे हैं। आप मुझसे नहीं, किसी और से भी पूछना, वो यही कहेंगे कि हम सत्ता के सहारे चल रहे हैं।
और ऐसा होता है, उनकी गलती नहीं है, ये सत्ता की गलती होती है। आपका बॉस कौन है? मेरे बॉस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। हमारे बॉस जो भी कांग्रेस पार्टी फैसला लेती है उसको मानते हैं। नहीं, अगर मैं इंडिविजुअली, जैसे आपको छुट्टी अगर लेनी हो तो आप किसे इन्फॉर्म करते हैं? आज हमारे दर्शकों की क्यूरियोसिटी इस बात में होगी कि किसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। नहीं नहीं, किसी को नहीं इन्फॉर्म करना पड़ता, जनता को इन्फॉर्म करना पड़ता है। जनता ही पूछती है फिर व्हाट्सएप लगा के कहाँ चले गए मुख्यमंत्री जी। जनता ही है सबसे बड़ी बॉस ही। मुख्यमंत्री की कुर्सी में कोई दूसरा बॉस नहीं होता, सिर्फ जनता ही होती है, वही सवालों का जवाब पूछती है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना, फट पूछ देती है। 12 घंटे से नज़र नहीं आ रहे हैं, किसी ने कोई तस्वीर देखी है, 24 घंटे से नज़र नहीं आ रहे है कोई, फिर 2-3 दिन नज़र नहीं आएंगे तो बोले कि गुमशुदा की तलाश, और उसमें फिर नेशनल मीडिया होता है कि मुख्यमंत्री जी की गुम। सुक्खू सर, आपसे बात करी हो तो एक सवाल जो मिस नहीं कर सकती वो है नड्डा, जेपी नड्डा जी और आप यूनिवर्सिटी में साथ हुआ करते थे। आज राजनीतिक स्पेस और एक तरह से ये टक्कर भी थी आपकी, जो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हुए, कहीं ना कहीं वो टक्कर आपके और उनके बीच में भी थी। ये जो रिश्ता जो यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ और आज किस मुकाम पर खड़ा दिखाई देता है? नहीं, नड्डा जी मेरे से 5-6 साल पहले विश्वविद्यालय में थे, कॉलेज में पढ़ता था। हम पढ़े एक ही यूनिवर्सिटी में हैं। अभी ओल्ड यूनिवर्सिटी की एलुमनीस मीटिंग हुई जिसमें हम सब लोग मिले, पढ़े एक ही यूनिवर्सिटी से है। नड्डा जी ने जब वहाँ एबीपी, एनएसयू और एसएफआई होती थी, एक मैं आपको बताना चाहूँगा, नड्डा जी कोई 30 साल बाद एचपी यूनिवर्सिटी में एससी के प्रेसिडेंट बने। भाग्य देखिए कि एसएफआई के प्रेसिडेंट को भी बराबर वोट पड़े और नड्डा जी को भी बराबर वोट पड़ी। फिर 6-6 महीने के लिए प्रेसिडेंट बने। नड्डा जी पहले एचपी यूनिवर्सिटी के एबीपी के इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने हैं। कहाँ? हम भी यूनिवर्सिटी से निकले, आनंद शर्मा जी यूनिवर्सिटी से निकले। तो कम्युनिस्ट पार्टी का भी नेशनल लेवल का लीडर एचपी यूनिवर्सिटी से निकला। भारतीय जनता पार्टी का भी नेशनल लीडर नड्डा जी युवा मोर्चा के, वो भी यूनिवर्सिटी से निकले। आनंद शर्मा जी भी जो नेशनल लीडर थे युवा के, वो भी यूनिवर्सिटी से निकले। तो एचपी यूनिवर्सिटी बड़े राजनीतिक लोगों को जन्म दिया है। नड्डा जी से बात होती है इन दिनों? नहीं, क्यों? देखिए, नड्डा जी मिनिस्टर थे, हम एमएलए थे, क्यों नहीं होती? नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारे प्रदेश के यहाँ बड़ी खुशी की बात महसूस होती है कि हमारे प्रदेश से आके एक छोटे से प्रदेश जिसकी 4 सीटें हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर उस भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो आज देश में राज कर रही है। आखिरी सवाल आपसे ये, आपने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को शिकस्त दी। 2024 में कांग्रेस पार्टी को, अगर मैं नाम ले रही हूँ, नरेंद्र मोदी को हराना है तो क्या करना होगा? अभी तो परिस्थितियां पैदा करनी होगी। कैसे होंगी? थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपसे जानना चाह रही हूँ। इस समय की अभी तो राजनीतिक मुझे तस्वीर 30-35 दिन हुए हैं। परिस्थितियां पैदा करने के लिए समय लगता है, और जब परिस्थितियां पैदा जब होगी, आप परिस्थिति कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो परिस्थितियां कौन सी हैं जिनकी नहीं, आप परिस्थितियां पैदा होती है। समय बड़ा बलवान है, परिस्थितियां पैदा करता है। हमें काम ऐसे करने हैं जिससे परिस्थितियां पैदा हो, और जब होगी आपको मैं फ़ोन करके बता दूंगा कि अब परिस्थितियां पैदा होगी। अच्छा, महंगाई पे आपकी पार्टी पे आप पर खास तौर पर दो आरोप बीजेपी के अभी तक रहे। एक तो आपने उनकी योजनाओं का नाम बदल दिया, और दूसरा आपकी पार्टी जो है वो सवाल पूछती है बीजेपी से और सेंटर से, लेकिन आपने भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। 2 स्पष्टीकरण